नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। 2026 के सबसे बड़े नतीजे सामने आ गए हैं। नतीजों की बात करेंगे और बीजेपी मुख्यालय पर जश्न की तैयारियां हैं वो भी आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बंगाल में भगवा लहर। बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार 200 से ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी को प्रचंड बहुमत। 90 से कम सीटों पर सिमटी टीएमसी। कांग्रेस रह गई खाली हाथ। तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर। एक्टर विजय की पार्टी टीवीके की सुनामी। पहली बार चुनाव लड़ने वाली टीवीके बनी सबसे बड़ी पार्टी। सत्ताधारी डीएमके दूसरे नंबर पर। पुडुचेरी में एनडीए को बहुमत। केरल में ढह गया लेफ्ट का आखिरी किला। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का शानदार प्रदर्शन। 100 सीटों के करीब यूडीएफ। केरल में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी। असम में हिमंता का जलवा बरकरार। रुझानों में एक बार फिर बीजेपी सरकार। बीजेपी को प्रचंड बहुमत। 25 सीटों के नीचे सिमटी कांग्रेस। बंगाल और असम में बीजेपी की प्रचंड जीत का जश्न। थोड़ी देर में बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाजार का भी जोश हाई। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद। निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से फिसला। रियल्टी मेटल शेयरों में खरीदारी, लेकिन आईटी शेयरों में दिखा दबाव। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने किया प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान। ईरान ने दी जवाबी हमले की धमकी। अमेरिका कर रहा है ईरान के नए प्रस्ताव की समीक्षा। एटीएफ की ऊंची कीमतों का असर। मई के लिए एयरलाइंस ने घटाई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। पिछले साल के मुकाबले 1034 कम इंटरनेशनल फ्लाइट्स। एयर इंडिया और इंडिगो ने की फ्लाइट्स की संख्या में कटौती। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। दिल्ली में, दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है, वहाँ एक बड़े जश्न की तैयारी है। लंबे समय से बीजेपी का प्रयास था बंगाल में भगवा लहराए, और वो सपना आज पूरा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसी कि परंपरा रही है, राज्यों में बड़ी जीत के बाद वो संबोधित करते हैं कार्यकर्ताओं को। और इस बार बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर। अध्यक्ष जी डॉक्टर मुखर्जी और दीनदयाल जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि करते हुए देश की जनता को धन्यवाद मोदी जल्दी बीजेपी हेडक्वार्टर में, साथ में बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन। प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं की भीड़। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री वहां संबोधित करेंगे। बंगाल में बड़ी जीत। असम में बहुत बड़ी जीत। फिर से वापसी वहां कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। इसके अलावा पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार। तमिलनाडु में मामला भी फंसा हुआ है, और हालांकि वहां पे टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सरकार बनाने के बेहद करीब है। केरल में कांग्रेस को जीत मिली है। तो सबको इस बात का इंतजार कि बंगाल की इस बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। हमारे लाडले प्रधानमंत्री जी मोदी जी आगे बढ़ो। मोदी जी
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर्स पर और वजह यह है कि बंगाल में बड़ी जीत और असम में बड़ी जीत, पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार। क्या कहेंगे वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को, इसका पूरे देश को है इंतजार। लेकिन इससे पहले किस राज्य में किस तरीके के नतीजे आए हैं डिटेल से समझते हैं। हमारे सहयोगी विपिन भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं विपिन जी, क्या कह रहे हैं इस बार के नतीजे? जी, इस बार के नतीजे अब तो रुझान क्या नतीजे ही कहना चाहिए और बहुत सारी अलग अलग कहानियां लेकर ये आ रहे हैं। शुरुआत पश्चिम बंगाल से ही करते हैं, जहां पर बड़ा परिवर्तन आया है। 15 साल का ममता शासन अब बाहर जा रहा है और अंदर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, वो भी प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत के साथ। शायद इसकी कल्पना उन्होंने खुद में भी ना की हो। 206 सीटें इस वक्त रुझानों में, और जिसमें से ज्यादातर तो अब नतीजों में परिवर्तित हो चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 206 सीटों के साथ बंगाल में बनाने जा रही है सरकार, और तृणमूल कांग्रेस की हुई है करारी हार। 81 सीटों पर सिमट कर रह गई है पार्टी। कांग्रेस के खाते में 2 आई है, अन्य को 4 मिली है। लेकिन बड़े लंबे समय से बड़ी मशक्कत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब बंगाल में आखिरकार अपनी सरकार बना ही ली है। पिछले चुनाव में भी बहुत जोर लगाया था, लेकिन इस चुनाव में 206 का आंकड़ा इन्होंने पार कर लिया। लेकिन एक और कहानी है जो हमें तमिलनाडु से सुनाई दे रही है, और वो भी किसी कम फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जहां पर विजय और उनकी पार्टी टीवीके ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ही सारी की सारी जो अटकलें थी या अंदाजे थे उनको पलट सा दिया है। तो तमिलनाडु में विजय की पार्टी 106 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी, और इनफैक्ट सरकार बनाने वाली पार्टी भी बनेगी। सत्तारूढ़ डीएमके को सिर्फ 72 सीटें मिली हैं, एआईएडीएमके को 56 मिली है, अन्य यहां पर 0 है। इसलिए विजय को हो सकता है थोड़ी दिक्कत जाए कि उसे डीएमके या एडीआईएमके में से किसी एक का साथ लेना होगा सरकार बनाने के लिए, जहां पर 118 का मेजॉरिटी मार्क है, और वो उससे थोड़ी दूर पे ही खड़े हैं 106 सीटों के साथ। लेकिन क्या शानदार प्रदर्शन, शायद इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। अब वो स्वाभाविक रूप से एआईएडीएमके के साथ जा सकते हैं, जहां बीजेपी भी उसकी पार्टनर है। लेकिन देखते हैं क्या होता है तमिलनाडु के अंदर। इसके अलावा जो एक और बड़ी जीत है जो बीजेपी के ही खाते में आई है, वो आसाम से आई है, जहां पर 102 सीटों के साथ पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी जीत दिलाने में कामयाब हो गए हिमंता बिस्वा शर्मा। कांग्रेस को 21 पे संतोष करना पड़ रहा है, कुछ खास कर नहीं पाई, और अन्य के खाते में यहां पर 3 सीटें जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें केरलम की, तो वहां पर भी बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है। वहां पर भी एंटी इनकम्बेंसी आप कह सकते हैं काम करती हुई नजर आई, जहां 10 साल पुरानी एलडीएफ अब बाहर जाती हुई सत्ता से, और यूडीएफ यानी कांग्रेस वहां पर सत्ता में अब वापस लौटती हुई 100 सीटों के साथ में। और इसी के साथ आप कह सकते हैं एलडीएफ के हारने के साथ ही कि जो एक अंतिम राज्य या अंतिम किला था लेफ्ट पार्टीज का हिंदुस्तान के अंदर, वो ढहता हुआ नजर आया। अब किसी राज्य में उनकी कोई सरकार नहीं बची है। कांग्रेस के लिए राहत और थोड़े से उत्साह की भी बात होगी कि यहां पर वो सरकार बनाएंगे। इसके अलावा पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर भी एनडीए अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रही है। 18 सीटों के साथ मेजॉरिटी मार्क 17 पे आता है। तो भारतीय जनता पार्टी वो कांग्रेस है, थोड़ा कुछ नंबर आगे पीछे हुआ। खैर, तो बीजेपी की यहां 22 सीटें आ गई हैं। अब 16 बहुमत का आंकड़ा था 22 सीटों के साथ, यानी यहां पर भी नंबर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। तो पुडुचेरी में भी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई यहां पे भारतीय जनता पार्टी। तो कुल मिला के 5 विधानसभा चुनाव, जिसमें से 3 में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है, 1 में कांग्रेस और 1 में विजय ने सबको सरप्राइज कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी। तो ये थी तस्वीर 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, कहाँ क्या नतीजे आए। अब नतीजे लगभग सेटल्ड है, इन पर भरोसा आप कर सकते हैं, रुझानों की बात नहीं है। तो अब 5 राज्यों में सरकार बनाने की तैयारी है। और इधर दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत हुआ है, और हम आपको सीधा उनका संवाद सुनवाएंगे जब वो वहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। इससे पहले आपको दिखाते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में बीजेपी की हैट्रिक के लिए किस तरीके से जनता के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है। हमारे एक्सपेक्टेशन थे, ऐसे ही हम जीते। हमारे कोई अफसोस कि ये हम जितना सही था नहीं जीता, ऐसा नहीं है। जितना हो सकता था असम वासियों ने पूरा दिल खोल के हमें दे दिया, और इसमें कुछ और बात नहीं है।
तो ये थे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो एक बार फिर से वहां वापसी कर रहे हैं और बहुत ही एक शानदार बहुमत के साथ कांग्रेस बहुत ही छोटे आंकड़े के साथ वहां सिमट गई है। और आज आवाज़ अड्डा में भी हम विधानसभा चुनावों के नतीजों पर ही चर्चा करेंगे। जीत है प्रचंड, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। और सबकी निगाहें दिल्ली बीजेपी के हेडक्वार्टर पर है। इस बीच कुछ और खबरें देख लेते हैं। वापस आपको एक बार फिर से बता दें कि बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। जब वो बोलना शुरू करेंगे तो हम आपको लाइव लिए चलेंगे। इस बीच ईरान की बात करते हैं, पश्चिम एशिया की बात करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान किया है। इधर ईरान ने धमकी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी सैनिकों ने कोई भी दखल दी तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। और डिटेल जानकारी के लिए बात करते हैं, लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी बताइए, 66वां दिन है आज, क्या कोई अच्छा समाचार है पश्चिम एशिया से? देखिए, अच्छे समाचार की तलाश में हर कोई है और दरअसल पर्दे के पीछे से इसकी कोशिश भी चल रही है, लेकिन जो ताज़ा हालात है वो अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से बंद हो रखा है और इसके लिए जो अमेरिका के ऊपर दबाव है कि आपने युद्ध शुरू किया, इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। पूरी दुनिया में कच्चे तेल को लेकर, गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तो अब यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि ऑपरेशन फ्रीडम चलाएंगे। वहां पे ऑपरेशन फ्रीडम के जरिए एक नेवल मिशन चलाएंगे और जाकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे। जो भी वहां पे जहाज तेल लेके फंसे हो उनको पास कराएंगे, ये कोशिश करेंगे। ये जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि हम ऑपरेशन फ्रीडम चलाएंगे, तो उसके तुरंत बाद ईरान ने करारा जवाब दिया। ईरान ने कहा कि यह दरअसल सीज फायर का उल्लंघन है और अमेरिका के कोई भी सैनिक, अगर कोई सैन्य कार्रवाई यहां पर होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो उसका करारा जवाब देंगे। तो यहां पर स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में ऑपरेशन फ्रीडम कितना सफल हो पाता है ये समय बताएगा, लेकिन ऑपरेशन फ्रीडम आज से शुरू होना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि पर्दे के पीछे से दोनों देशों के बीच में, यूएस और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है। 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव ईरान ने यूएस को दिया था पाकिस्तान के जरिए। यूएस ने पाकिस्तान के जरिए इस पर अपना जवाब भेज दिया है। उस जवाब की समीक्षा ईरान कर रहा है। अब समीक्षा के बाद क्या ईरान उस जवाब को स्वीकार करता है, ये देखने वाली बात होगी। इस जवाब को स्वीकार करता है तो युद्ध स्थायी तौर पर रुक जाएगा। लेकिन ईरान का कहना है कि इस पूरे बातचीत में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो शामिल नहीं है। अमेरिका का कहना है कि आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम शामिल करना पड़ेगा, परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, इसकी गारंटी देनी पड़ेगी। तो इसी लोग को लेकर बात फंसा हुआ है। और अब एक खबर टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई। टाटा ट्रस्ट की 8 मई को होने वाली बैठक में टाटा सन्स के बोर्ड में बड़े बदलाव हो सकते हैं। मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक टाटा ट्रस्ट बोर्ड में अपने प्रतिनिधित्व की समीक्षा कर सकता है और कई अहम पदों पर फेरबदल भी देखने को मिल सकती है। 8 मई को होने वाली बैठक में टाइटन के पूर्व एमडी भास्कर भट्ट का नॉमिनेशन हो सकता है। भास्कर भट्ट हाल ही में दोराबजी टाटा ट्रस्ट में शामिल हुए हैं। इसके अलावा नॉमिनी डायरेक्टर वेणु श्रीनिवासन बोर्ड से बाहर भी हो सकते हैं। वेणु श्रीनिवासन फिलहाल टाटा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष है और बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट का पद अब खत्म हो सकता है। बोर्ड बैठक के संभावित मुद्दों में नोएल टाटा ट्रस्टियों को जानकारी दे सकते हैं। टाटा ग्रुप की कुछ कंपनियों में हो रहे घाटे की समीक्षा हो सकती है। इसके अलावा टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर भी विस्तृत चर्चा संभव है। गर्मियों में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और अभी तक टिकट बुक नहीं किया है तो अब पसंद की फ्लाइट में सीट पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मई के लिए एयरलाइंस ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में करीब 25% की कटौती की है। क्या है पूरी खबर, डिटेल के साथ बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। जी, वैसे तो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक दोनों तरह की फ्लाइट्स पर इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है वेस्ट एशिया क्राइसिस का। और जो ताज़ा आंकड़े बताते हैं, इस साल मई में पिछले साल मई के मुकाबले करीब 25%
कम इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी। इसका मतलब यह है कि गर्मी की छुट्टियां की शुरुआत हो चुकी है और अगर जो लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल का प्लान बनाया है उनके लिए काफ़ी मुश्किलें होने वाली है, क्योंकि काफ़ी कम इंटरनेशनल फ्लाइट्स अवेलेबल होंगी। पिछले साल 2025 के मई की बात करें तो करीब 4200 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई थी इस समय, लेकिन इस साल करीब 3171 फ्लाइट ऑपरेट हो रही हैं। 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कि कम हैं पिछले साल इसी समय के मुकाबले में। अगर एयरलाइन वाइज बात करें तो एयर इंडिया की करीब 228 फ्लाइट्स कम हैं इंटरनेशनल रूट्स पे, इंडिगो की करीब 150 फ्लाइट्स कम हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स हैं जो कि इस बार कट हुई हैं कई सारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में। और जो मुख्य कारण है, एक तो जो ATF प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है वो एक बहुत बड़ा कारण है इस कटौती का, क्योंकि इंटरनेशनल रूट्स पे अभी भी मार्केट ड्रिवन है। डोमेस्टिक रूट्स पे तो सरकार ने एक कैपिंग लगा दी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पे जो किराए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और जो एयरलाइंस हैं उनके लिए कई बार ऑपरेट करना अनसस्टेनेबल होता हुआ जा रहा है, जिसका असर मई में दिख रहा है। और जो जानकार बता रहे हैं कि अगर यही स्थिति रही तो जून और जुलाई में भी जो कटौती है वो लगातार जारी रहेगी। तो यहाँ पे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी हेडक्वार्टर्स में दिल्ली में इस वक्त जोरदार जश्न चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त नितिन नबीन संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब बोलना शुरू करेंगे, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो आपको वहाँ लेकर चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में चल रही राजनीतिक हलचल के बीच थोड़ी सी बात शेयर मार्केट की। हफ्ते की शुरुआत आज बाजार के लिए अच्छी रही, पॉजिटिव रही। सेंसेक्स निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी भी देखने को मिली, लेकिन निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से फिसल गया। कैसा रहा आज बाजार में कारोबार, बता रही कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, लॉन्ग वीकेंड के बाद बाजार में आज काफी सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो प्ले आउट होते हुए दिखाई दिए हैं। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं, काफी सारे रिजल्ट्स आए हैं। और अगर बाजार की बात करें तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा यहाँ पे कूल ऑफ तो होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन फाइनली इन ग्रीन जाके बाजार ने अपनी जो क्लोजिंग है वो दिखाई है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक आज हम बात करें तो रियलिटी में अच्छा खासा जो रुझान है वो देखने को मिला है। ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं कंपनीज के, उसके बाद ही तेजी देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस आज ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। साथ में रियलिटी में, फिनेंशियल्स में एक जो मोमेंटम था हमें पॉजिटिव साइड में ही बनता हुआ दिखाई दिया है। अब अगर बात करें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अडानी पोर्ट्स, आज पूरे ही अडानी पैक में कई सारी न्यूज के चलते एक अच्छा